बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान ख़ान आज के केमिस्ट्री की क्लास में आपका वेलकम करता हूँ। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के केमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक या लास्ट चैप्टर को डील करेंगे, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जैसा कि मेरी आदत है, मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबसे पहले डील करूंगा। उसके बाद जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके ट्रेंड ख़त्म हो जाएंगे तब मैं वापस आऊँगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। किताब में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी पीरियोडिक टेबल जो है बेसिकली एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है या अरेंजमेंट है कि किस प्रॉपर्टी के बेस पर कैसे कैसे शुरुआत हुई एलिमेंट के अरेंजमेंट को लेकर। तो थ्योरीज आई, साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। उसमें कुछ ड्रॉबैक भी थे, कुछ क्वालिटी भी थी, फिर वो रिजेक्ट की गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और पीरियोडिक टेबल मॉडिफाइड होता चला गया। आज जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो मोसले ने दिया था। तो मैं जब पीरियोडिक टेबल शुरू करता हूं तो सबसे पहले जो मोस्ट एडवांस वर्जन है, जो 2020 में भी पीरियोडिक टेबल अप्लाइड हो रहा है, हम पहले उसे डील करेंगे ताकि आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर आपको हिस्ट्री बआसानी समझ में आ जाती है कि यहां तक पहुंचने में कितना वक्त, कितना पीरियड लगा। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसे दिया था हेनरी मोसले ने। इन 1913 1913 में मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे दिया जो आज भी फॉलो किया जाता है। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते किसको हैं? तो देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का माने ये हो गया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, द फिजिकल एंड chemical properties of element are based on their atomic number rather than atomic mass। यही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है तो उसे समझिए कि जो एलिमेंट होते हैं उसके अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, एक केमिकल प्रॉपर्टी और एक फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी को थोड़ी देर में मैं डील करूंगा। तो ये याद रखिए कि एलिमेंट के अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक केमिकल प्रॉपर्टीज और एक फिजिकल प्रॉपर्टी। ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसके एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है या न्यूक्लियस का जो चार्ज है उस पर डिपेंड करता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी।
ना के मास पर डिपेंड करता है। मास क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का सम। तो मोसले ने कहा कि सिर्फ प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल है एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, न्यूट्रॉन नहीं है। जबकि पहले का कॉन्सेप्ट था, यानी 1913 से पहले तक ऐसा बिलीव था कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो पूरे न्यूक्लियस पे डिपेंड करती है। पूरे न्यूक्लियस से मुराद प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों पर। यह कहा था मेंडलीफ ने। तो इससे पुराना कॉन्सेप्ट जो है वो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है। तो जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको कि मोसले से पहले जो प्रीवियस पीरियोडिक लॉ था उसे मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ कहते थे। और मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ का कहना था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट का होता है वो मास पे डिपेंड करता है। मेंडलीफ ने क्या कहा था? मास पे डिपेंड करता है। लेकिन मोसले ने मास न कहते हुए एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया और कहा कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। यही वजह है कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एक्चुअली बेस्ड है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी एलिमेंट को जो अरेंज किया गया है वो किया गया है एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोसले ने दिया था जो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जिसकी बात हम लोगों ने की। अब इसमें और भी दो तीन चीजें हैं। मोसले ने कहा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा है वो बना हुआ है 18 वर्टिब्रल कॉलम का। 18 वर्टिकल कॉलम जिसे हम लोग ग्रुप्स कहते हैं। इसी में लिखेंगे पॉइंट। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इट कंसिस्ट ऑफ, पहला पॉइंट, 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिसे कहा जाता है ग्रुप्स। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, वर्टिकल कॉलम 18 ग्रुप्स हैं। और ये ग्रुप जो हैं ये खुद बेस करते हैं बेस्ड ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। दूसरी बात जो मोसले ने बताई वो ये बताई कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिसे पीरियड नाम दिया गया, पीरियड्स। तो 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। जो पीरियड्स हैं वो बेस्ड करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शेल। कितने ऑर्बिट होंगे या कितने शेल होंगे एक एटम के अंदर, वो पीरियड्स को डिसाइड करेगा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड है। मोसले ने दिया था 1913 में दिया था, जो ये कहता था कि एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल
इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया गया, जिसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिसको ग्रुप्स कहा जा रहा है, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिसको पीरियड्स कह रहे हैं। ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है, जबकि पीरियड नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पे बेस्ड है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ पॉइंट्स हो गए। आगे कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करने के बाद। तो हम लोग यहां से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। बीच में मैं एक बात और लिख देता हूं कि इसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दो और नाम दिया गया है, ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। या इसका दूसरा नाम है बोर्स पीरियोडिक टेबल। बोर्स पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म क्यों कहते हैं? लॉन्ग फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, 18 ग्रुप हैं। यानी इस तरीके से ऊपर से नीचे हम 18 वर्टिकल कॉलम्स बनाएंगे, जो अपने आप में पूरी हिस्ट्री जब हम देखेंगे तो ये पाते हैं कि इससे ज्यादा ग्रुप्स किसी भी पिछले पीरियोडिक टेबल में मौजूद नहीं थे। तो सबसे ज्यादा यहीं पर पाए जाते हैं 18 वर्टिकल कॉलम्स और 7 हॉरिजॉन्टल रोज। यानी पीरियड भी सबसे ज्यादा यही है इसी पीरियोडिक टेबल में, और ग्रुप भी सबसे ज्यादा इसी पीरियोडिक टेबल में है। इससे पहले जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें नहीं पाएंगे कि 18 ग्रुप्स मॉडर्न के अलावा कभी रहे हैं या 7 रोज पहले कभी रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा पीरियड्स हैं और सबसे ज्यादा ग्रुप्स हैं। इस बेस पर इसको कहते हैं कि यह सबसे लंबा पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। बोर्स पीरियोडिक टेबल इसे क्यों कहते हैं, यह बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसे मैं बाद में डील करूंगा। यह बिल्कुल ना समझिएगा आप कि बोर ने पीरियोडिक टेबल दिया है। बोर ने पीरियोडिक टेबल नहीं दिया है, दिया तो मोसले ने ही है। पहले मैंने लिखा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया मोसले ने है, लेकिन पीरियोडिक टेबल को बोर्स पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो मैं ये बाद में बताऊंगा कि बोर्स ने आखिर पीरियोडिक टेबल में ऐसा क्या दिया, क्या कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बोर्स पीरियोडिक टेबल कहते हैं। हालांकि दिया किसने है, मोसले ने। तो ये कंफ्यूज ना होइएगा कि बोर्स पीरियोडिक टेबल लिखा है तो बोर ने दिया होगा, बोर ने नहीं दिया है। मैं बात करूंगा बाद में कि बोर का क्या कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से हम मॉडर्न को बोर्स पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो ये सारी बात हो गई। एक बात मैं और कर लेता हूं, फिर पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करता हूं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये याद रखिएगा कि अब तक टोटल एलिमेंट्स जो हैं, जिनको 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स में अरेंज किया गया है, टोटल एलिमेंट्स 118 है, 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से 94 एलिमेंट्स आर नेचुरल अकर्स या नेचुरल अकरिंग्स। यानी नेचर में पहले से पाए जाते थे 94 एलिमेंट्स। बाकी जो एलिमेंट्स हैं उसे सिंथेसिस किया गया है या बनाया गया है। तो 118 में 94 माइनस कर दीजिए, 24 बचा। ट्वेंटी4 एलिमेंट्स। तो रिमेनिंग 24 एलिमेंट्स आर मैन मेड और
सिंथेटिक, सिंथेटिक जैसे लैब में बनाया जाता है। इसी में एक और क्लासिफिकेशन जानिए, ये तो मैंने नेचुरल और मैन मेड के नाम पर बताया। अब देखिए यही 118 एलिमेंट्स डिवाइड होंगे, उसमें से कुछ मेटल्स कहलाएंगे, कुछ सेमी मेटल्स कहलाएंगे, सेमी मेटल्स को मेटेलॉइड कहेंगे, और नॉन मेटल्स कहलाएंगे। नॉन मेटल्स कहलाएंगे। नॉन मेटल्स जो हैं टोटल 17 हैं। 17 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। 17 मेटल्स, 17 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। इसमें भी अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ये क्लासिफिकेशन जहन में रखेंगे कि इस 17 में से जो 11 हैं, 11 एलिमेंट्स आर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो लिक्विड है, जिसे हम ब्रोमीन कहते हैं। ब्रोमीन इज ओनली लिक्विड विच इज नॉन मेटल। जो बच गए वो 5 एलिमेंट्स बच गए जो कि सॉलिड होते हैं। तो आप देखिए नॉन मेटल तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा, गैस भी होगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई कि टोटल पीरियोडिक टेबल में 17 नॉन मेटल हैं, 17 में से 11 नॉन मेटल जो हैं वो गैस फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि एक नॉन मेटल लिक्विड है जो कि ब्रोमीन है, और बाकी 5 सॉलिड हैं। तो नॉन मेटल, गैस, लिक्विड, सॉलिड तीनों फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मेटलॉइड का जहां तक ताल्लुक है तो मेटलॉइड वैसे होते 8 हैं। मेटलॉइड्स टोटल 8 होते हैं। देयर आर 8 मेटलॉइड्स। मगर आपके एनसीईआरटी बुक में अगर देखें तो 7 दिया हुआ है, 7 एलिमेंट्स ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। तो जब मैं पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा तो बताऊंगा कौन सा है जो नहीं दिया है। ये 8 होते हैं, रियल में 8 मेटलॉइड्स होते हैं, बट आपके किताब में 7 दिया है। तो मैं अगर 7 ही को कंसीडर करूं तो 17 एंड 7 फिर से हो गए 24। तो ये 24 एलिमेंट्स हो गए। 17 तो नॉन मेटल है, अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक को ही माने तो सेमी मेटल या मेटलॉइड 7 हो गए। तो मेटल बाकी जो बच गए, मेटल वैसे तो होते हैं 93 एलिमेंट्स। अगर आप 8 मेटलॉइड माने तो, क्योंकि 25, अगर 8 मेटलॉइड मानेंगे तो, अगर आपने 7 ही माना तो 94 बचेंगे, 94 एलिमेंट्स। तो मैं कह रहा हूं कि आप अभी अपने एनसीईआरटी बुक के हिसाब से सोचें। एनसीईआरटी बुक, हालांकि ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ये 9th लेवल की बात बता रहा हूं कि 7 मेटलॉइड का जिक्र है, जबकि हायर क्लास में आप जाएंगे तो यही एनसीईआरटी बुक 8 मेटलॉइड्स बताता है हायर क्लास में। तो अभी अगर हम लोग हायर क्लास की बात न करें तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो 17 एलिमेंट्स आउट ऑफ 118 आर नॉन मेटल, वेयर एज 7 एलिमेंट्स आर मेटलॉइड्स। तो दोनों मिलाकर कितने हो गए 24।
और बचे कितने 94, तो वो तो मेटल है हमारे। तो आप देखें ये जो फिगर है, ये फिगर आपको दो तरीके से याद रखना है, नेचुरल भी 94, मेटल भी 94। ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि जितने नेचुरल हैं सबके सब मेटल हैं, ऐसा नहीं है। ये तो क्लासिफिकेशन का एक तरीका है, नेचुरल में से कुछ मेटल होंगे, कुछ नेचुरल मेटलवाइड्स होंगे, कुछ नेचुरल नॉन मेटल होंगे। उस तरह से सिंथेसिस में कुछ मेटल होंगे, कुछ मेटलवाइड्स होंगे, कुछ नॉन मेटल होंगे। मैं सिर्फ वैल्यू याद करने के लिए बता रहा हूं कि वैल्यू याद करने का पैटर्न बड़ा आसान है, 94 24। ये 94 नेचुरल है और यही एलिमेंट्स हैं जो मेटल भी 94 कहलाएंगे, जबकि 24 सिंथेसिस है और मेटलवाइड और नॉन मेटल का नंबर जब आप जोड़ते हैं तो 24 होता है। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो आप जेहन में रखें। बाकी मैं अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं। एटीन वर्टिकल कॉलम बनेगा। पहला ग्रुप बना रहा हूं, साथ में आप कोड लिखेंगे, दिस इज हाई ली ना, करूं रब से फरियाद। ये पहले ग्रुप का कोड है। दूसरा ग्रुप है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये शुरू के दो ग्रुप हो गए। इसको मैं बताता चलता हूं, H स्टैंड फॉर हाई, इनको मिलाकर कहेंगे लीना। मान लो किसी लड़की का नाम लीना है, उसे मैं हाय कह रहा हूं, हाय लीना, करूं रब, इसे से बोलेंगे, से फरियाद। यानी ये याद करने का फर्स्ट ग्रुप बड़ा आसान सा कोड है, हाय लीना करूं रब से फरियाद। आपको मैं एक तरीका बता देता हूं लिखने का, आप वैसे ही लिखेंगे। मैं बस एक का आपको तरीका बताऊंगा, आगे आपको वैसा ही तरीका फॉलो करना है, तो आपको पीरियड टेबल आसानी से याद हो जाएगा। जैसे मैंने पहले ग्रुप का कोड बोला हाय, इसमें सिर्फ H को घेरेंगे, लिखेंगे कोड ऐसा, फर्स्ट ग्रुप का कोड आप ऐसे लिखेंगे। तो H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, उसके बाद आप लिखेंगे लीना, ली मीन्स लिथियम, ना मीन्स सोडियम, लैटिन नाम इसका नेट्रियम है। तो हाय लीना करूं, सिर्फ के लेंगे पोटेशियम, रब इसमें आर बी दोनों लेंगे, ए नहीं लेंगे, लिखेंगे रब, आर बी को घेर देंगे या अंडरलाइन कर देंगे, रुबेडियम से, इसकी जगह पर सी एस आएगा, सीजियम, फरियाद एफ आर। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, और यही बन गया हमारा कोड, हाय लीना करूं रब से फरियाद। तो इसे उतार लीजिए।
सेकेंड ग्रुप का कोड आप लिखेंगे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी दिस इज बेटा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो दूसरे ग्रुप का कोड हो जाएगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। वैसे ही आप नोट कर लीजिए जो मैंने ट्रिक बताया था कोड को लिखने का। बेटा लिख के बीई को अंडरलाइन कीजिए, मांगे लिख के एमजी को, कार के लिए सीए और स्कूटर के लिए एसआर, बाप के लिए बीए और राजी के लिए आरए। इसे हम लोग कहेंगे बाल, मिलाकर बाल। इसे कहेंगे गंगा, इंडियन। बाल गंगा इंडियन तिलक। नाम में था बाल गंगा धर तिलक, मैंने धर हटा के गंगा लगा दिया, बाल गंगा इंडियन तिलक। नेक्स्ट है, इसे हम कहते हैं मिलाकर कैसी, गीत सुनाऊं प्यारे बच्चों, कैसी गीत सुनाऊं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है नाना पापा, आंटी कहेंगे, एएस लिखेंगे, आंटी कहेंगे, सब बीमार। इसे कहेंगे उससे टीपो, उससे टीपो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। एंड फाइनली it is helium, neon, argon, krypton, xenon, radon। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है 18 वर्टिकल कॉलम का, 18 वर्टिकल कॉलम का। देखिए इस तरीके से ये जो आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं इन्हें हम ग्रुप्स नाम दे रहे हैं, यानी ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम को कहते हैं, टॉप टू बॉटम आना, ऊपर से नीचे आना। जैसे मैं इसे लिख रहा हूं फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट। अब ग्रुप को मैं शॉर्ट में जीपी लिख देता हूं, जीपी मीन्स ग्रुप। दिस इज सेकेंड ग्रुप, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11, 12th,
फिर यहां शुरू हो गया 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप और 18th ग्रुप। तो इस तरह से 18th ग्रुप हो गए। जबकि लेफ्ट से राइट जाने को हम लोग पीरियड्स कहते हैं, इस तरीके से। तो ये फर्स्ट पीरियड है हमारा, फर्स्ट पीरियड। ये सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड सेवंथ पीरियड। सेवंथ पीरियड ये इस तरीके से पूरा। ठीक, तो ये हमारे पास एक तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, जो 18 वर्टिकल कॉलम और 7 हॉरिजॉन्टल रोज का बना हुआ है। इसे मोसले ने दिया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। कुछ मैं एटॉमिक नंबर भी लिख देता हूं, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। ये दोनों पहले वाले पीरियड में है। लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, फिर सीधे 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं मैं। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, डेट इज 19 एंड 20। हमें 20 तक ही पढ़ना है। तो जब आप 20 तक पढ़ते हैं तो आप देखें कि ये जो बीच में मैंने लिखा है 3rd से लेकर 12th ग्रुप तक, उस एलिमेंट को नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि 3rd की शुरुआत होती है एटॉमिक नंबर 21 से। 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ये एलिमेंट हैं। 37, 38 यहां पर आएगा, 39, 40 ये मैंने लिखे नहीं है, लेकिन याद रखिए ये सब हैं, ये एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे हैं, ये एलिमेंट्स हैं। लेकिन जनरली हम लोगों ने इसे कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये हायर क्लास में। 3rd ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक के एलिमेंट को नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कितने, सुनो, हम सिर्फ 8 ग्रुप को पढ़ेंगे। बस जानो 18 ग्रुप होते हैं, मगर हमें जो पढ़ना है वो शुरू का 2 ग्रुप, फर्स्ट एंड सेकेंड, और उसके बाद 13 से 18 तक लास्ट के ये 6 ग्रुप। तो 6 और 2 मिलाकर 8 ग्रुप। बीच के ये 10 ग्रुप हमें नहीं पढ़ने। 3 से 12 तक हमें नहीं पढ़ना है, शुरू का 2 पढ़ना है, लास्ट का 6 पढ़ना है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी कोड लिखवा देता हूं। पहले ग्रुप का कोड था हाय लीना करूं रब से फरियाद। दूसरा ग्रुप बताया मैंने, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। सीधे आप आ जाइए 13 ग्रुप में, यानी मेरे पढ़ने के हिसाब से तीसरा ग्रुप। हालांकि तीसरा ग्रुप ये है,
मगर मैं पढ़ने के एतबार से बोल रहा हूं कि 9th लेवल पर हमें जो पढ़ना है वो 13वां ग्रुप पढ़ना है तीसरे सीक्वेंस में, पहला दूसरा सीक्वेंस के बाद तीसरे सीक्वेंस में। तो इसको मैं कहूंगा 13 ग्रुप या थर्ड ग्रुप, एक ही बात है। यूनिट डिजिट देखूंगा तो थर्ड ग्रुप कह सकता हूं मैं। तो 13 बोलो या यूनिट की वैल्यू के हिसाब से थर्ड ग्रुप पढ़ने के एतबार से। बाल गंगा इंडियन तिलक। वैसे इसका कोड एक और लोग बताते हैं, वो बोलते हैं बैगन आलू गाजर इन थैला, मगर आप याद रखो बाल गंगा इंडियन तिलक। बाद में बताऊंगा मैं ये कोड क्यों पढ़ा रहा हूं। 14 ग्रुप पे आते हैं पढ़ने के एतबार से। चौथा ग्रुप यूनिट डिजिट देखो फोर्थ, इसे मैं कहूंगा कैसी, गीत सुनाऊं प्यारे बच्चों। दिस इज कैसी, गीत सुनाऊं प्यारे बच्चों। इधर आते हैं नाना पापा आंटी सब बीमार। नाना पापा आंटी सब बीमार, एएस को आंटी पढ़ना है। नाना पापा आंटी सब बीमार। उस, इसको मिलाकर पढ़ेंगे, उस से टीपो, मतलब नकल कर लो छाप लो, उससे टीपो। ये लास्ट के दो ग्रुप जनरली याद होते हैं बच्चों को, जैसे इसे कहते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसका उतना इस्तेमाल नहीं है, इसको एस्टेटीन कहते हैं। उसी सीक्वेंस में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन। आखिर ग्रुप है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेडॉन रेडॉन। 6 इनॉर्ड गैसेस होती हैं जो रिएक्शन नहीं करती हैं। सबसे कम एप्लीकेशन इन्हीं 18 ग्रुप के 6 इनॉर्ड गैसेस का है या नोबेल गैसेस का है। दिस इज हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेडॉन रेडॉन। 17 ग्रुप को हेलोजन ग्रुप भी कहते हैं, मैं आगे लिखवाऊंगा। तो इसका जबरदस्ती अगर आप कोड बनाना चाहते हैं, वैसे तो याद रहता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो आप इसे ये कह सकते हैं फास्ट फूड, एफ स्टैंड फॉर फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, आइसक्रीम, एट जो भी फेवरेट रेस्टोरेंट है वो डाल दो यहां, हमें पढ़ना है एस्टेटीन तक ही है। तो फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, आइसक्रीम, एट, ये हमारा 17 ग्रुप का कोड हो गया। तो मैं फिर से जल्दी जल्दी बता दूं, पहला ग्रुप हाई लीना करोड़ से फरियाद, दूसरा ग्रुप बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बाल गंगा इंडियन तिलक, कैसी गीत सुनाओ प्यारे बच्चों, नाना पापा आंटी सब बीमार, उससे टीपो, फास्ट फूड कोल्ड ड्रिंक बर्गर आइसक्रीम एट, फास्ट फूड कोल्ड ड्रिंक बर्गर आइसक्रीम एट, और हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेडॉन रेडॉन। ये 6 इनॉर्ड गैसेस हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास 18 ग्रुप्स हो गए। पढ़ने हैं 8 ग्रुप, बीच के ये ग्रुप नहीं पढ़ने। जो ग्रुप नहीं पढ़ने हैं उसे हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट भी है, दीज आर ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि इसमें सब के सब मेटल्स हैं, एक भी एक्सेप्शन नहीं है कि नॉन मेटल होगा। इस पूरे 3rd से लेकर 12 तक जितना है सब का सब मेटल है। ट्रांजिशन मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करता है, इसके बीच में आया है। तो आप बस याद रखो 3rd से 12 तक पढ़ना नहीं है, जो नहीं पढ़ना है वो है आपका डी ब्लॉक। डी मीन्स डेंजर, डेथ, डॉन, जो बोलना है पढ़िए, इसे हम नहीं पढ़ेंगे, हायर क्लास में ये पढ़ना है। बस इसमें इतना जरूर याद रखिए कि ये पूरे के पूरे जो हैं, ये पूरे के पूरे ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, एक भी एक्सेप्शन केस नहीं है। मगर ये जरूर याद रखिएगा कि ये जो Hg है, दिस इज मरकरी। Hg मीन्स, Hg जो है हमारे पास मरकरी, वो लिक्विड मेटल है, वरना मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। नॉन मेटल तीनों फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मेटल सिर्फ सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मेटल सिर्फ सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, जबकि नॉन मेटल तीनों में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये याद रखिएगा, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो
डी ब्लॉक में ही है डेंजर ग्रुप, जो हमें नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, कॉपर सिल्वर गोल्ड, यही 11th ग्रुप का जो कोड है, Cu कॉपर, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। ये जो 11th ग्रुप है हमारे कॉपर सिल्वर गोल्ड, इनको कहा जाता है, इन तीनों एलिमेंट को कहा जाता है क्वाइन एज मेटल्स। थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन जरूर जाने आप। क्वाइन एज मेटल्स, इसके क्या माने हुए? इसके माने ये हुए कि जिस जमाने में करेंसी चलती थी सिक्कों की, आजकल चलता है पेपर, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। किसी जमाने में आपने सुना होगा असरफी चलती थी, दिनार चलते थे, सोने चांदी के सिक्के चलते थे। तो उस जमाने में जो सिक्का बनाया जाता था वो इसी 3 मेटल का बनाया जाता था। या तो चांदी के होते थे सिल्वर, या फिर सोने के होते थे गोल्ड, या तांबे के होते थे कॉपर। तो इन मेटल का इस्तेमाल करके हम लोग बनाते थे सिक्का, इसलिए कहते हैं सिक्का वाले जमाने के मेटल्स हैं ये सब। इनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, किस मामले में? डक्टिलिटी के मामले में। डक्टाइल एलिमेंट्स होते हैं ये सब, ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं मेलाइबल होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल करके पीट के इनको शीट के फॉर्म में या राउंड सर्किल के फॉर्म में डक्टाइल वगैरह प्रॉपर्टी शो करने की वजह से इनको आसानी से मेटल में कन्वर्ट कर लेते थे। और ये Au जो गोल्ड है आपका, ये रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया था जहां उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग गोल्ड फॉइल एलिमेंट्स। तो ये प्रॉपर्टीज वाइज कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आपको डी ब्लॉक के अंदर याद रखने होंगे। मरकरी लिक्विड मेटल है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये 3 एलिमेंट है जिनको क्वाइन एज मेटल कहते हैं। कोबाल्ट का इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, CO कोबाल्ट। आयरन हीमोग्लोबिन में हमारे है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड होता है। तो ये एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी है जो याद रखना है। ये है W, जिसका नाम टंगस्टन है। टंगस्टन जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई होता है, ये बल्ब के फिलामेंट में रखे जाते हैं। तो W स्टैंड फॉर टंगस्टन। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसी का है, मेल्टिंग पॉइंट। तो कुछ एलिमेंट्स का हमने जिक्र कर दिया, जैसे इसका इस्तेमाल हीमोग्लोबिन में, इसका ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, और ये 3 एलिमेंट हैं कॉपर सिल्वर गोल्ड, जिनको क्वाइन एज मेटल्स कहते हैं, बाकी मरकरी और टंगस्टन। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में आप जानिए, उसके अलावा ये हम हायर क्लास में डील करेंगे। तो डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स को हम अब आगे नहीं पढ़ेंगे। आगे जो हम पढ़ना है हमें, वो पहला दूसरा ग्रुप है। अब सवाल हुआ, ये शुरू के 2 ग्रुप जो हैं इनको कहते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, इनको कहते हैं एस ब्लॉक। और लास्ट का जो हमें पढ़ना है उसे हम कहते हैं पी ब्लॉक। तो एस, पी और डी, ये 3 ब्लॉक आपको दिख रहे हैं। आपने कभी अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो आपको नीचे इस पीरियोडिक टेबल के अलावा अलग से नीचे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बने हुए होंगे। उन हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग कहते हैं लेंथेनाइट एंड एक्टेनाइट सीरीज, जो पीरियोडिक टेबल के ठीक नीचे बिल्कुल सेपरेटली रखे गए हैं। लेंथेनाइट सीरीज, एक्टेनाइट सीरीज, उन दोनों को एफ ब्लॉक कहते हैं। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस फर्स्ट सेकंड ग्रुप का है, पी लास्ट के 13 से 18 तक 6 ग्रुप को कहते हैं, डी बीच में होता है, और एफ पीरियोडिक टेबल के ठीक नीचे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं।
तो sp-df 4 ब्लॉक है, 18 ग्रुप हैं, 7 पीरियड्स हैं। एटॉमिक नंबर के हिसाब से इनको अरेंज किया गया है। ये पूरा का पूरा हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक अरेंजमेंट है, एक पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी आपको यहां लिखा है। आहिस्ता आहिस्ता अब हम चलेंगे, एक एक ग्रुप को डील करेंगे। तो देखिए, ये जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप हाय ली ना करूं रब से फरियाद, इन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। ग्रुप पढ़ने से फायदा यही है, मैंने जब पढ़ाया था तो ये बताया था ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। तो जो पहला ग्रुप है हाय लीना करूं रब से फरियाद, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, जबकि दूसरा ग्रुप है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। सेकंड ग्रुप है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। 3 से लेकर 12 तक तो हमें पढ़ना नहीं है, इसलिए हम रहने देते हैं। यानी 3rd से लेकर 12 तक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन डील नहीं करते हैं, बस हम ये मानकर चलते हैं कि हमें S और P ब्लॉक को पढ़ना है। तो S ब्लॉक पहला ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, दूसरा ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। 13वें ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा नहीं होते। तो आप ये ना समझिएगा कि 13वां ग्रुप है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 13 होगा, 13 नहीं, 8 से ज्यादा नहीं होते। तो यहां क्या करना है आपको, ग्रुप का यूनिट डिजिट देखना है। यहां भी आप सोच सकते थे सेकंड ग्रुप मींस यूनिट डिजिट देखोगे तो 2 ही दिखेगा, फर्स्ट ग्रुप मींस यूनिट डिजिट देखोगे तो 1 ही दिखेगा। तो आप लिख सकते हैं 0 2 करके, 0 1 करके, या सिर्फ 1 लिखिए, सिर्फ 2 लिखिए। तो याद रखिएगा ग्रुप का जो यूनिट डिजिट होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो यूनिट डिजिट के हिसाब से 14 ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 15 ग्रुप का 5, 16 ग्रुप का 6, 17 ग्रुप का 7 और 18 ग्रुप का 8। इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा नहीं होते। तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल में ग्रुप याद है तो आपको आसानी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है, बहुत आसानी से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते थे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते थे। तो कोई भी एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाए कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो बस आपको पता करना है कौन से ग्रुप में। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपसे ऐसे ही पूछ लिया, सिलिकॉन Si सिंबल है, इसका कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले दिमाग लगाना होगा आपको कि सिलिकॉन कहां पे है। तो सिलिकॉन हमारा कोड है कैसी, जो कि 14 ग्रुप है। कैसी गीत सुनाओ प्यारे बच्चों, तो वो जो Si है वो हमारा 14 ग्रुप में है, तो यूनिट डिजिट 4 था, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। उसी तरीके से As पूछ लिया जाए, As मतलब आर्सेनिक, हमारे कोड में As या आर्सेनिक था आंटी, तो हम सोचेंगे कि आंटी कहां पे है, तो नाना पापा आंटी सब बीमार, 15 ग्रुप है। 15 ग्रुप मतलब यूनिट डिजिट 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। तो अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे सवाल पूछ लिया गया कि रुबेडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। रुबेडियम मतलब Rb, जिसको हम लोगों ने रब कहा था। तो रुबेडियम यानी Rb यानी रब हमारा पहला ग्रुप है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। तो अगर आपको पोजीशंस पता है, मैंने रुबेडियम बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, मैंने आपसे सिलिकॉन पूछा, मैंने आपसे आर्सेनिक पूछा, तो अगर आपको एलिमेंट के नाम और कोड पता है तो आप आराम से ग्रुप में पहुंच जाइए। जितना ग्रुप होगा उसका यूनिट डिजिट ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने आराम से निकाल लिया ग्रुप को समझते हुए। अब अगर हम लोग आगे देखेंगे साइज वाइज, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पीरियड भी, कि भैया कौन से पीरियड में है। तो पीरियड को मैंने ये बताया था आपको कि उस एटम का जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर कितने ऑर्बिट हैं। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ऑर्बिट है, बस पहला ऑर्बिट, के शेल, एक न्यूक्लियस है, बाहर में एक ही ऑर्बिट है, इसीलिए इसको फर्स्ट पीरियड में रखा गया है। लिथियम में 2 ऑर्बिट हैं, न्यूक्लियस के बाद पहला ऑर्बिट जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा ऑर्बिट जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके माने इसके अंदर टोटल 2 ऑर्बिट हैं, K और L, इसीलिए सेकंड पीरियड में रखा गया है। सोडियम
कॉन्फ़िगरेशन देखिए 281, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे में 1, यानी 3 ऑर्बिट हैं थर्ड पीरियड। पोटेशियम 2, 8, 8, 1, 4 ऑर्बिट है फोर्थ पीरियड। तो जितने ऑर्बिट उतने पीरियड। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत भी नहीं है, तो आप ये मान लीजिए कि अगर कोई एलिमेंट फोर्थ पीरियड में है तो इसके अंदर टोटल 4 ऑर्बिट होंगे, और ग्रुप से पता चल जाएगा कि आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन। आपको अंदर के इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अब कोई लेना देना नहीं है, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप बता रहा है कि आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और पीरियड बता रहा है कि टोटल कितने ऑर्बिट हैं। तो ये काफी आसान हो गया, आखिरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया, और उसके अंदर टोटल कितने ऑर्बिट हैं ये पता चल गया। अब मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं, ये तो यहां पे लिखा हुआ है तो हम देखकर बता रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछ लेता Ba, बेरियम नाम है इसका, तो बेरियम के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और टोटल कितने ऑर्बिट का बना हुआ है। तो जरा देखो, बेरियम सेकंड ग्रुप में, बेटा माए कार स्कूटर बाप कहा था, तो सेकंड ग्रुप में है, इसका मतलब आखिरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने ऑर्बिट हैं और कौन से ऑर्बिट को आप आखिरी कह रहे हैं, तो आप देखिए ये कौन से पीरियड में, 6 पीरियड में है, यानी इसके अंदर टोटल 6 ऑर्बिट होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और छठे ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर आप छठे को कहिएगा आखिरी ऑर्बिट, तो इसका मतलब 6th ऑर्बिट की वजह से ये 6th पीरियड में रखा गया। अब ये तो बना हुआ था, मैंने देखकर बताया, आप कैसे बताएंगे तो आप उसके लिए सुनिए। फर्स्ट ग्रुप और आखिरी ग्रुप यानी 18th ग्रुप, इसके लिए जब आप एलिमेंट को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप फर्स्ट से शुरुआत करेंगे, फर्स्ट से। उसके अलावा जो हमें पढ़ना है, सेकेंड ग्रुप रहे, 13, 14, 15, 16, 17, इनको आप शुरुआत करेंगे 2 से। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि मैं आपको बताता हूं। पहला ग्रुप हाय, ली, ना, करूं, रब, से, फरियाद, ये 7 उंगली आपको दिख रही है। तो हाय मतलब फर्स्ट पीरियड, ली दूसरी उंगली पर आया है यानी 2 पीरियड, 2 पीरियड, सेकंड पीरियड, 2 ऑर्बिट। ना सोडियम 3, यानी आपको फिंगर देख लेने हैं किस पोजीशन पे आ रहा है, हाय, ली, ना, करूं, रब, से, फरियाद। तो एफआर जो होगा उसके अंदर 7 ऑर्बिट होंगे, यानी आपको फिंगर काउंट कर लेने हैं एलिमेंट्स के। उसी तरीके से अगर मैं बात करता जेनॉन की, तो जेनॉन मालूम है इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस के लिए आपको क्या करना होगा, इनर्ट गैस के लिए भी आपको ऐसे ही करना होगा, हीलियम, बस पहले उंगली से स्टार्ट करेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडॉन, यानी जेडॉन के अंदर 5 ऑर्बिट हैं, 5th पीरियड, और 18 ग्रुप है तो 5वें पीरियड के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है इसका। तो आपको इस तरीके से देख लेना है। लेकिन ये पहला और आखिरी ग्रुप था जिसको मैंने कहा कि पहली उंगली से आपको देखना है। अगर आपको दूसरे से 17 तक कोई भी एलिमेंट देखना हो तो आपको 2 उंगली उठानी होगी स्टार्टिंग में, एक नहीं उठेगी। जैसे बेटा, मैं पहले ही 2 उठाऊंगा, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। उस तरह से 13 ग्रुप पे आइए, BAL, बाल, B और AL मिलके बाल हो गया, बाल, गंगा, इंडियन, तिलक, कैसी, गीत सुनाओ प्यारे बच्चों, नाना, पापा, आंटी सब बीमार, उस, O और S, उस, से, टी, पो। प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। मैं फिर से 3 सवाल आपसे पूछता हूं, ऐसे ही मैं इनके अलावा आपसे 3 सवाल पूछ रहा हूं। जैसे मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं कि जरा ये बताओ SE कहां पर है, बिना पीरियड टेबल देखे बताएंगे। उसी तरीके से RB कहां पर है, उसी तरीके से GE कहां पर है और KR कहां पर है। सोचो ऐसी, तो आपको याद करना पड़ेगा कौन से ग्रुप में है, उससे टिपो। सुनो, उससे टिपो का मतलब ये हो गया कि ये पहला और आखिरी ग्रुप तो नहीं है, पहला ग्रुप तो हाइलिना है, आखिरी ग्रुप तो हीलियम है।
तो पहले और आखिरी के अलावा अगर कोई भी ग्रुप हो बेटा तो आप 2 उंगली से शुरुआत करेंगे, यानी OS, उस से। आप 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, O से स्टार्ट कर रहे हैं, 16वां ग्रुप है OSSE यानी 4। इसका मतलब फोर्थ पीरियड यानी इसके अंदर 4 ऑर्बिट होंगे। ग्रुप कौन सा था? 16वां ग्रुप। 16 ग्रुप का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। आप देख लीजिए SE 16वें ग्रुप में 4th पीरियड में नजर आएगा आपको, 4th पीरियड में SE नजर आएगा 16वें ग्रुप में। उसी तरीके से RB पर आते हैं तो RB रुबेडियम था हमारा यानी रब। तो अब चूंकि फर्स्ट ग्रुप है तो 1 उंगली से स्टार्ट करेंगे, हाय ली ना करूं रब। पहला आखिरी ग्रुप होता तो 2 उंगली से शुरुआत करते, उसके अलावा पहला ग्रुप होगा तो फर्स्ट उंगली से स्टार्ट करेंगे। तो आपको 5वें पोजीशन पे मिला है रुबेडियम और फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 5th पीरियड मतलब 5 ऑर्बिट होंगे इसके अंदर। फर्स्ट ग्रुप में 5वें पीरियड में देखिएगा आपको रुबेडियम मिल जाएगा। उसी तरीके से अब तीसरा क्या है? जीई होता है जर्मेनियम हमारे यहां कोड में गीत था, तो कैसी गीत, क्या ये 14 ग्रुप है? पहला और आखिरी ग्रुप के लिए पहली उंगली उठनी है, बाकी के लिए 2 उंगली से शुरुआत करनी है। तो मैं बोलूंगा कैसी गीत, यानी फिर से 4th पोजीशन। तो 4th पीरियड और 14th ग्रुप है। 14th ग्रुप का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और टोटल 4 ऑर्बिट होंगे, तो चौथे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। आ जाइए 14 ग्रुप 4th पीरियड, जी नजर आ जाएगा। क्लियर? लास्ट है हमारा क्रिप्टन, इनॉर्ड गैसेस हैं, यानी 18वां ग्रुप। फिर से पहली उंगली से शुरुआत करनी है क्योंकि 18वां ग्रुप है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, यानी वापस 4th पीरियड 18th ग्रुप। 18 ग्रुप का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 4th पीरियड का मतलब टोटल 4 पीरियड होंगे, यानी 4 ऑर्बिट होंगे, चौथे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। आप देख लीजिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, 4th पीरियड है, 18th ग्रुप है। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं ग्रुप और पीरियड, यानी पोजीशन जो है वो आपका ग्रुप है, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा S ब्लॉक और P ब्लॉक। अब देखो S ब्लॉक और P ब्लॉक को मिलाकर कहते हैं S प्लस P ब्लॉक। S प्लस P ब्लॉक को मिलाकर कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। दूसरी बात, इसी को कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स। तो S और P ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स, जबकि D ब्लॉक को कहते थे ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये कुछ कुछ नाम याद रखेंगे, शुरू का 2 S, लास्ट का 6 P, और सब मिलाकर, यानी हमें पढ़ना है नॉर्मल एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। हमें 3 से लेकर 12 तक जिसको डी ब्लॉक और ट्रांजिशन कहा था वो नहीं पढ़ना है, बस कुछ कुछ बातें उसमें से पढ़नी थी कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, यानी बहुत हाई टेम्परेचर पे जाकर ये सॉलिड से लिक्विड बनता है। तो ये बल्ब का जो फिलामेंट्स होते हैं वो टंगस्टन के बने हुए होते हैं, जबकि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये क्वाइन एज मेटल्स हैं। इसके अंदर मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इससे सिक्के बआसानी बना जाते हैं और ये बनते थे। मरकरी लिक्विड मेटल्स होते हैं। कोबाल्ट और आयरन, कोबाल्ट का इस्तेमाल कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है, जबकि आयरन जो हमारा है वो हीमोग्लोबिन को रेड कलर देता है या ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो ये सारी बातें हमें डी ब्लॉक के बारे में थोड़ी बहुत जाननी थी। बाकी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं। एस ब्लॉक सिर्फ 2 ग्रुप का बना हुआ है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। अब ध्यान से सुनो, फर्स्ट ग्रुप को यानी हाय ली ना करूं रब से फरियाद,
इस ग्रुप का एक स्पेशल नाम है बेटा। फर्स्ट ग्रुप को हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल। फर्स्ट ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्कली मेटल। और सेकेंड ग्रुप को कहते हैं बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी शुरू के दो ग्रुप का स्पेशल नाम है। फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड अल्कली मेटल, सेकेंड ग्रुप इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब सवाल ये उठा कि अल्कली मेटल किसको कहेंगे? तो फर्स्ट ग्रुप को कहेंगे। मेटल तो समझ में आता है, मेटल क्या होते हैं? तो मेटल के बारे में आपको पहले भी बताया था मैंने कि मेटल जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इस पर आता है प्लस चार्ज, तो इसको कहते हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसीज और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके खुद को पॉजिटिव बना ले उसे हम लोग मेटल कहेंगे। तो मेटल तो समझ में आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज का नाम है। अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल ये क्या है? तो सुनो, अल्कली या अल्कलाइन तकरीबन एक ही बात है। अल्कली कहो या अल्कलाइन कहो, इसे हम लोग कहते हैं वाटर सॉल्युबल बेस। वाटर सॉल्युबल बेस यानी जो बेस पानी में घुल जाए उसे हम लोग अल्कली कहते हैं। इसे हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस भी कहते हैं, यानी बेस की जो स्ट्रेंथ होती है अगर बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो पानी में आसानी से घुल जाएगा या आयोनाइज हो जाएगा या हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं जबकि वीक बेस वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल हैं और सेकंड ग्रुप के जो मेटल हैं ये बनाते हैं पानी में घुलकर बेसिक ऑक्साइड, और वो बेसिक ऑक्साइड इतना स्ट्रांग होता है कि वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो जो बेस पानी में घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, उस बेस को अल्कली या अल्कलाइन कहेंगे। तो याद रखिएगा, मेटल जनरली बनाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड, और ये मेटालिक ऑक्साइड अगर फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के हैं तो ये वाटर में घुल जाएंगे, और वाटर में घुलने की वजह से इनको अल्कली या अल्कलाइन कहते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाते हैं मेटालिक ऑक्साइड और वो पानी में घुलता है। सेकेंड ग्रुप के भी जो मेटल होते हैं ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाते हैं ऑक्साइड और ये भी पानी में घुलता है। तो फर्स्ट सेकेंड ग्रुप के जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक हैं और बेसिक ऑक्साइड पानी में घुल जाते हैं, इसलिए इनका नाम अल्कली और अल्कलाइन है। अब यहीं पे समझो, जैसे मैंने मेटल के बारे में कहा कि वो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसीज होता है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। बेस क्या होता है, एसिड क्या होता है? तो देखो, बेस के लिए बहुत आसान सी बात याद रखो अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि ये एक्चुअली पीरियोडिक टेबल जो है ना, ये आपको पूरी केमिस्ट्री है। एसिड बेस इसमें आ जाएगा, मेटल नॉन मेटल इसमें आ जाएगा, कार्बन कंपाउंड आ जाएगा और केमिकल रिएक्शंस आ जाएंगे। तो पहला चैप्टर 10th का आपका केमिकल रिएक्शन है, दूसरा चैप्टर आपका यही एसिड बेस है, तीसरा चैप्टर आपका मेटल नॉन मेटल है और चौथा चैप्टर आपका कार्बन कंपाउंड है और पीरियोडिक टेबल 5वां चैप्टर है। लेकिन जब मैं पढ़ाता हूं तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ाता हूं, यही 10th की शुरुआत में यहीं से करता हूं, पीरियोडिक टेबल से, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के बाद ही आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो बेस किसको कहेंगे? तो कुछ नहीं, बस सिंपल सा लॉजिक समझो। बी से बेस, बेस के बारे में बता रहा हूं, बी से बेस, बी से बीटर, जो खाने में तीखा लगे, जो खाने में तीखा लगे उसे क्या कहेंगे? बेस। आगे चलो, जो लिटमस पेपर को क्या कर दे? ब्लू कर दे, वो आगे मैं बताऊंगा रेड से ब्लू करता है, बस अभी समझो। बी से बेस, बी से बीटर, बी से ब्लू, बी से बहुत, बहुत। अब सवाल है बहुत क्या? तो जिसका पीएच बहुत हो,
पीएच बहुत हो, जिसका पीएच हाई हो, बहुत पीएच का मतलब हाई पीएच मोर देन 7, तो आप बेस के बारे में यही चीज पढ़ते हो, जिसका पीएच मोर देन 7 हो, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे, जो खाने में बीटर हो, उसे बेस कहते हैं। तो बहुत आसानी समझ में आया कि बेस क्या है। बी वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, बी से बेस, बी से बीटर, बी से ब्लू, बी से बहुत। क्लियर? तो फर्स्ट ग्रुप के स्पेशल नाम है अल्कली मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन देता है और मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो बेस बनाएगा और वो बेस पानी में घुल जाएगा, इसलिए उसका नाम अल्कली है। मगर फर्स्ट ग्रुप में टोटल देखें तो 7 एलिमेंट है, इसमें सब का सब मेटल नहीं है। हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, दिस इज वन एक्सेप्शन। हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल है बेटा, याद रखोगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होने के बावजूद हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। व्हाई हाइड्रोजन इज नॉन मेटल? एक सिंपल सी बात बताता हूं मैं। क्या हाइड्रोजन सॉलिड है? नहीं। क्या हाइड्रोजन लिक्विड है? नहीं। हाइड्रोजन क्या है बेटा? गैस। रूम टेम्परेचर पर जो भी चीज गैस रहेगी वो मेटल तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई मेटल ऐसा नहीं है जो गैस है। मैंने शुरू में बताया सिर्फ मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है, वरना रूम टेम्परेचर पर सारे मेटल सॉलिड होते हैं। तो हाइड्रोजन तो गैस था, तो इस डिफिनेशन या इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हाइड्रोजन तो मेटल हो ही नहीं सकता। हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, क्योंकि जो तीनों फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो नॉन मेटल होता है। तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है बेटा। तो याद रखोगे अल्कली मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबको हम लोग कहेंगे अल्कली मेटल। दीज आर अल्कली मेटल, दीज आर अल्कली मेटल। ठीक है, यानी फर्स्ट ग्रुप का नाम अल्कली मेटल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर। तो अल्कली मेटल का एग्जांपल आएगा तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, 6 ही एलिमेंट आएंगे आउट ऑफ 7। सेकंड ग्रुप में आइए अल्कलाइन अर्थ मेटल। एक्चुअली क्या होता है कि सेकंड ग्रुप में 2 एक्सेप्शन है बेटा, बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम इन दोनों को आप छोड़ दीजिए, इन दोनों को आप रहने दीजिए, ये एक्सेप्शन केस में आ जाएंगे। हालांकि सेकंड ग्रुप में सब मेटल हैं, ऑल आर मेटल, ऑल आर मेटल। मैं डी ब्लॉक मिटा देता हूं, चूंकि इसे हमें पढ़ना नहीं है, जितनी बातें पढ़नी थी डी ब्लॉक में हमने पढ़ लिया। तो देखिए सेकंड ग्रुप में हमारा एक्सेप्शन 2 होगा। सेकंड ग्रुप को हम लोग कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये याद रखिएगा, बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर सब अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। यानी सेकेंड ग्रुप के जो नाम हैं उसमें 2 एक्सेप्शन, फर्स्ट ग्रुप का जो नाम है उसमें 1 एक्सेप्शन। ये भी आसानी से याद होगी, फर्स्ट ग्रुप में 1 एक्सेप्शन, सेकेंड ग्रुप में 2 एक्सेप्शन। तो सेकेंड ग्रुप का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, इसको अर्थ मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो सोर्स है ना, इसको जो ऑब्टेन किया जाता है वो अर्थ से ऑब्टेन किया जाता है। यानी बेसिकली मिनरल्स के फॉर्म में अर्थ के अंदर होते हैं, और से निकाला जाता है इन मेटलों को, यानी मेटलर्जी प्रोसेस या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किया जाता है इनका। तो इनका सोर्स जो है वो अर्थ है, यानी ये कहीं ना कहीं मिनरल के फॉर्म में या ओर के फॉर्म में अर्थ के अंदर रहते हैं, और वहां से इन मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है थ्रू मेटलर्जी प्रोसेस। बेरिलियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, मगर इनके जो ऑक्साइड हैं वो या तो बेस नहीं है या बेस हैं तो पानी में नहीं घुलते। यानी बेरिलियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं, बेरिलियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं यानी BeO,
ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है बेटा, एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। बेरिलियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो जो एम्फोटेरिक है वो एसिड नहीं हो सकता, बेस नहीं हो सकता। एम्फोटेरिक के माने क्या होते हैं? एम्फोटेरिक के माने ये होते हैं जिसके अंदर दोनों कैरेक्टर पाया जाए, यानी ये एसिडिक की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेसिक की तरह भी बिहेव कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। यानी ना तो ये पूरी तरह से एसिड कहलाएगा, ना पूरी तरह से बेस कहलाएगा। एम्फोटेरिक के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको अभी यहां पर। वैसे ये एसिड बेस चैप्टर में पढ़ना है आपको, लेकिन एम्फोटेरिक किसको कहेंगे? जैसे मिसाल के तौर पे कोई एसिड आ रहा है, मान लो मैं एम्फोटेरिक हूं, कोई एसिड आ रहा है, मैं कहूंगा कि आओ मैं बेस हूं, ऑल्दो आई एम एम्फोटेरिक, मगर मैंने देखा कि वो सामने वाला शख्स क्या है? एसिड है, तो मैं खुद को कहूंगा कि आई एम बेस, और वहां पर मैं बेस की तरह काम करूंगा, क्योंकि रिएक्शन दो एसिड में नहीं होता, रिएक्शन दो बेस में नहीं होता, रिएक्शन हमेशा होता है अपोजिट नेचर वाले में, यानी अट्रैक्शन। रिएक्शन के माने हैं अट्रैक्शन, यानी एसिड बेस आपस में रिएक्शन करेगा, और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड H देता है, बेस OH देता है, तो H और OH मिलके बनते हैं वाटर, और H निकालने के बाद जो एसिड बचता है वो एनायन के फॉर्म में बचता है, A से एसिड, A से एनायन, क्योंकि H प्लस के फॉर्म में जाता है, तो काउंटर में माइनस वाली चीज बचती है, उसको एनायन कहते हैं। बेस OH देता है, OH पे आता है माइनस चार्ज, तो OH देने के बाद जो बचता है उसे केटायन कहते हैं, तो केटायन और एनायन मिलकर साल्ट बनाता है, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी एसिड और बेस मिलेगा, वाटर का फॉर्म होगा, साथ में साल्ट बनेगा, जबकि दो एसिड आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते, दो बेस आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते। सिंपल सा लॉजिक बताओ, एक एसिड है, H दे देगा, H किस फॉर्म में आया? प्लस के फॉर्म में। दूसरा एसिड है, वो भी दे देगा, वो भी H प्लस के फॉर्म में, दोनों प्लस आपस में रिपेल करेंगे, वो तो दोनों H H जुड़ेंगे नहीं। इधर जो H देने के बाद बचा है वो निगेटिव एनायन, इधर ये भी एसिड था, H प्लस दे दिया, तो क्या बचा? निगेटिव। क्या ये दोनों निगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेगा? नहीं। तो दो एसिड में रिएक्शन नहीं होता, दो बेस में रिएक्शन नहीं होता, मतलब अट्रैक्शन नहीं होते, तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हो क्या रहा है? एसिड आया, एसिड तो H प्लस दिया, अब मैं चाह रहा हूं उससे रिएक्शन करने, तो मैं क्या करूंगा? मैं खुद को बेस की तरह ट्रीट करूंगा, और एम्फोटेरिक के अंदर यह प्रॉपर्टी मौजूद होती है कि वो जब चाहे H प्लस दे दे, जब चाहे OH माइनस दे दे, ये एम्फोटेरिक के अंदर प्रॉपर्टी होती है। तो एम्फोटेरिक जो होते हैं वो H प्लस और OH माइनस दोनों रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं, लिहाजा एम्फोटेरिक सिचुएशन देखता है, अगर एसिड आया तो ये खुद को बेस बना लेगा, और बेस बनाकर एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगा। लेकिन कभी ऐसा हो कि जो आने वाली चीज है वो एसिड ना रहे, वो बेस रहे, तो अगर बेस आएगा तो अब ये खुद को एसिड मानेगा और एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो जिसके अंदर डुअल बिहेवियर हो, वो सिचुएशन के हिसाब से एसिड की तरह रिएक्शन करे, वो सिचुएशन के हिसाब से बेस की तरह रिएक्शन करे, उसको एम्फोटेरिक कहते हैं। दुनिया में 7 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मैं वो बता दूंगा आपको, वो 7 एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो बेरिलियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है बेटा, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाला अल्कली नहीं हो सकता। अल्कली मैंने कहा था बेस, जो 100% बेस हो, अपना नेचर ना बदले, उसको हम अल्कली या अल्कलाइन कह रहे थे। तो बेरिलियम इस वजह से नहीं हुआ। मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड है, खासतौर से मैं हाइड्रो ऑक्साइड की बात कर लूं, MgO बोलो या MgOH का होल ट्वाइस बोलो, ये जो है ना, ये वीक बेस है, दिस इज वीक बेस। और जो वीक बेस होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल। चूंकि ये वाटर इनसॉल्युबल बेस है इसलिए इसको अल्कली नहीं कहेंगे। यानी मैग्नीशियम बेस तो बना रहा है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बना रहा है, ये पानी में घुल नहीं रहा है, जबकि बाकी चीजें पानी में घुल जाती हैं। अब देखो, जो बेस पानी में नहीं घुलता है उसका भी अपना एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है वो सुनिए। एप्लीकेशन ये है कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर है,
बहुत ज्यादा पानी है हमारे जिस्म के अंदर। तो अगर हम कोई ऐसा बेस खाएं फर्स्ट ग्रुप का, कोई भी एलिमेंट लिथियम से लेकर फ्रेंसियम तक वाला, या सेकंड ग्रुप में कैल्शियम से लेकर रेडियम तक वाला, ऐसी एलिमेंट के बेस अगर हम खाते हैं तो वो बेस पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। और पानी में अगर वो डिसॉल्व हो गया तो ब्लड के साथ वो पूरे टिश्यू तक या सेल तक चला जाएगा, वो एक जगह स्टेबल नहीं रहेगा। लेकिन जो चीज पानी में घुलता नहीं है वो ब्लड में भी डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ब्लड का लगभग 70% पार्ट तो वाटर ही है, तो उसमें वो डिसॉल्व नहीं होता है। जो चीज डिसॉल्व नहीं होती वो नीचे जाकर बैठ जाती है एक जगह, और जो डिसॉल्व होती है वो यूनिफॉर्मली पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो चीज डिसॉल्व हो गई वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जो चीज डिसॉल्व नहीं हुई वो लोकलाइज हो गई एक जगह। या तो डेंसिटी कम है तो ऊपर तैरेगी, या डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे बॉटम में बैठ जाएगी। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है बेसिक नेचर का, है बिल्कुल बेस, लेकिन ये एक जगह बैठ जाता है जाकर। और ये कहां जाकर बैठता है? हमारे स्टमक में। यानी हम जब खाते हैं तो ये ओसियोफेगस से होता हुआ, यानी फूड ट्यूब से होता हुआ, ये स्टमक में जाकर बैठ जाता है। स्टमक में जाकर जब ये बैठ जाता है तो जाहिर सी बात है ये अब एक रोल प्ले करेगा। बेटा रोल क्या प्ले करेगा? आपने देखा होगा कि हमारे जिस्म के अंदर, खासतौर से स्टमक के अंदर, HCl की सिक्रेशन होने की वजह से मीडियम एसिडिक होता है। तो जब एसिडिटी हाई हो जाती है, खाना खाने के बाद जब एसिडिटी हाई हो जाती है, तो आप इस बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं उस एसिड के इफेक्ट को कैंसिल करने में। तो इसीलिए इसको, खासतौर से इसको एक्ट किया जाता है एंटा एसिड के फॉर्म में या एंट एसिड के फॉर्म में, और इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक्चुअली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशिया कहलाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, लेकिन इसका जो मतलब बेसिक सॉल्यूशन बनता है, जब लिक्विड फॉर्म में ये आता है तो ये बिल्कुल व्हाइट पार्ट होता है मिल्क की तरह, यानी इसको देखने में बिल्कुल ये मिल्क की तरह आपको दिखेगा, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो MgOH का होल ट्वाइस है। ये वीक बेस होता है, ये स्टमक के अंदर एसिड के साथ रिएक्ट करके एसिड की एसिडिटी को घटा देता है, इसीलिए इसको एंटी एसिड भी कहते हैं, या एंटा एसिड या एंट एसिड। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है। तो याद रखिएगा ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हुआ, अल्कली या अल्कलाइन नहीं हुआ, तो इसका एक दूसरा एप्लीकेशन हम लोगों ने सीख लिया कि ये स्टमक के अंदर जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है उसको ये कम कर देता है। तो हम इसका इस्तेमाल करके एसिडिटी को घटा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये शुरू के 2 ग्रुप थे और इन 2 ग्रुप का एप्लीकेशन था। ठीक, अल्कली मेटल, अल्कलाइन, अर्थ मेटल। तो फर्स्ट ग्रुप में 1 एक्सेप्शन और सेकंड ग्रुप में 2 एक्सेप्शन, ये याद रखेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, हमेशा H2 के फॉर्म में पाया जाएगा, एग्जिस्ट करेगा, और साथ में ये वैलेंसी जो शो करेगा, ये वैलेंसी +-1, यानी इसकी वैलेंसी +1 भी होगी और -1 भी होगी। जब ये +1 होगा तो ये प्रोटॉन कहलाएगा। जब ये +1 वैलेंसी शो करेगा यानी +1 चार्ज, तब इसका नाम प्रोटॉन हो जाएगा। और जब ये H- शो करेगा तो इसका नाम हाइड्राइड हो जाएगा। हाइड्राइड, एक्चुअली आइड का मतलब ही होता है एनायन। जैसे ऑक्साइड, आइड वर्ड देखें, आइड वर्ड, जैसे नाइट्राइड, जैसे सल्फाइड, फॉस्फाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। तो आइड वर्ड का मतलब होता है निगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन पे निगेटिव चार्ज, इसलिए हाइड्राइड नाम आ गया। उसके अलावा फर्स्ट ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, वैलेंसी +1 होगी सबकी, सब मोनोवैलेंट कैटायन है।
मोनोवैलेंट यानी इसकी वैलेंसी 1 होती है, केटायन है फर्स्ट ग्रुप, सबके सब, जैसे लिथियम पे प्लस चार्ज, सोडियम पे प्लस चार्ज, पोटेशियम पे प्लस चार्ज, रुबेडियम पे प्लस चार्ज, सीजियम पे प्लस चार्ज। फर्स्ट ग्रुप के अंदर फ्रेंसियम रहा तो भी +1 चार्ज। तो फर्स्ट ग्रुप का वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों +1 है। सेकंड ग्रुप पे आओ, एकदम आसान, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी +2। अब इसको हम लोग कहेंगे डाई वैलेंट या बाई वैलेंट, बाई या डाई वैलेंट केटायन। सेकंड ग्रुप की बात कर लेता हूं मैं। सेकंड ग्रुप में है बेरिलियम, भले एम्फोटेरिक बनाता हो लेकिन वैलेंसी तो इसकी +2 ही होगी। मैग्नीशियम भले वीक बेस बनाता हो लेकिन वैलेंसी तो +2 ही होगी। कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, स्ट्रॉन्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। देखिए ये सब चीज जब मैं बढ़ा रहा हूं आपको, तो आपको एक बात और समझनी ये चाहिए कि इसके माने ये हो रहे हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, क्या इसकी बेसिक कैरेक्टर बढ़ रही है? बिल्कुल, क्योंकि मैग्नीशियम वीक बेस था, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और इससे पहले तक इसके अंदर थोड़ा बहुत कह सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर भी मौजूद है, तब तो ये एम्फोटेरिक बना रहा है। एम्फोटेरिक में बेसिक और एसिडिक दोनों कैरेक्टर है। तो आप ऐसे सोचे ना कि ये एसिडिक है, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी बेसिक कैरेक्टर टॉप टू नीचे, मतलब ऊपर टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ रहा है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, और एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये एसिड था, इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर खत्म, यहां तो बिल्कुल एसिड नहीं है। तो आपको एक तरह से पैटर्न भी समझ में आने लगेगा कि एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। जैसे यहां पर ये नॉन मेटल था, ये सब मेटल है, तो इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। तो मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ता है, बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ता है। तो शुरू के 2 ग्रुप आपको इस ब्लॉक के बारे में मैंने बता दिया कि इस ब्लॉक में आपको शुरू के दिनों में इतनी बातें जरूर जाननी है कि वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और ऑलमोस्ट सब के सब मेटल है। यानी अगर मैं पूरे इस ब्लॉक की बात करूं तो हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, अदरवाइज ऑल आर मेटल्स। क्लियर? पी ब्लॉक में खिचड़ी पकी हुई है। खिचड़ी पकी हुई से मुराद नॉन मेटल, मेटल, मेटलवाइड सब यहीं पर है। क्यों ऐसा मैंने कहा? क्योंकि इस ब्लॉक में कोई मेटलवाइड्स नहीं था, सिर्फ हाइड्रोजन एक्सेप्शन के तौर पे नॉन मेटल था, बाकी तो सब मेटल ही थे। और डी ब्लॉक जो डेंजर ग्रुप था 3 से लेकर 12 तक, मैंने कहा था सब ट्रांजिशन मेटल है, यानी सब मेटल ही है। तो आप शुरू से देखें सब मेटल आ रहा है, अगर हाइड्रोजन को हम नेग्लेक्ट कर दें तो सब का सब मेटल आ रहा है। और जो नीचे 2 लाइन थी लेंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज, जिसको मैंने एफ ब्लॉक कहा था, उसमें भी बेटा मेटल होता है, यानी सब मेटल है। बस पी ब्लॉक के अंदर मेटल, नॉन मेटल, मेटलवाइड तीनों हैं। तो सबसे मुश्किल चीज यही है कि इसके अंदर हम ये डिटरमाइन करें कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलवाइड है। सबसे पहले पी ब्लॉक के अंदर हमें ये पता करना है। तो मैं घेर रहा हूं, कुछ चीजों को सर्किल कर रहा हूं। जैसे मैंने यहां बोरॉन घेर दिया, यहां सिलिकॉन, यहां जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलेनियम, इस तरीके से मैंने सर्किल कर दिया। और मैं एस्टेटीन को भी सर्किल कर देता हूं। तो ये जो आपने सर्किल किया है, जो भी एलिमेंट सर्किल किए गए हैं, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, सर्किल एलिमेंट जो पी ब्लॉक के अंदर है, यही है बेटा मेटलवाइड। मेटलवाइड सर्किल एलिमेंट्स को मेटलवाइड्स या सेमी मेटल्स कहेंगे। अब गिनो कितने हो गए, तो जब आप गिनोगे तो आप पाओगे 8। एस्टेटीन को जब आप ले लोगे तो 8 हो गए, यानी बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है और पीओ, ये 7 हो गए, 7। देयर आर 7 एलिमेंट्स, 7 मेटलवाइड्स हैं, 7 मेटलवाइड्स।
अगर आप 80 को भी कंसीडर कर लेंगे तो 8 हो जाएंगे। 80 को अगर आप कंसीडर, जो हायर क्लास में है, ये 8th मेटलॉइड है, आप अपने लेवल पे भले इसे न जाने लेकिन ये होता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? मेटलॉइड्स हो गए, मेटलॉइड्स हो गए, मेटलॉइड्स हो गए। क्लियर? तो ये सब के सब मेटलॉइड्स हैं। एस्टेटीन के बारे में मैं लिख देता हूं, शायद इस वजह से आपकी क्लास में डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि ये रेयरेस्ट सब्सटेंस है, ये रेयरेस्ट सब्सटेंस है बेटा। मतलब दुनिया में सबसे कम अमाउंट में अगर कोई पाया जाता है तो वो एस्टेटीन है, दुनिया में सबसे कम। तो इसका परसेंटेज चूंकि सबसे कम है, हो सकता है ये डील ना किया हो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ऐसा भी नहीं लिखा है कि एस्टेटीन जो है वो किसी और कैटेगरी में आते हैं, उसने एस्टेटीन का जिक्र ही नहीं किया है। तो अगर मैं एस्टेटीन को भी कंसीडर करूं तो 8 मेटलॉइड, अदरवाइज 7 तो हैं ही। बट द क्वेश्चन इज, ये याद कैसे होगा? तो ये कहानी पर याद होगा। कहानी ये है कि मैंने कल रात कोई गीत सुना है और मैं आकर अपनी आंटी से कह रहा हूं कि आंटी आप जाइए और कल रात के जो गीत हम लोगों ने सुने थे, मैं आंटी के साथ गया था, तो मैंने कहा आंटी कल रात जो हम लोगों ने फलानी जगह पे गीत सुना है वो सारा गीत आप टीप लीजिए, वहां से उठा लीजिए। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा बासी गीत। जो पुराना गीत होता है उसको बासी कहते हैं। बासी मतलब जैसे रात की चीज सुबह में आप बासी कह सकते हैं, तो मैं इसको कह रहा हूं बासी गीत। आंटी सब टीपो, और जिस जगह से टीपना है ऐड। तो आप देखिए, जो हमने कोड पढ़ा था ग्रुप में, मैंने उसको चेंज नहीं किया। मैंने कहा था बाल गंगा इंडियन तिलक, तो ये बा था, एल मिल गया तो बाल। ये था कैसी, सी, कैसी, तो इसको मैं अब ऐसे जोड़ रहा हूं, बासी गीत। इसको मैंने आंटी कहा था, नाना पापा आंटी सब, इसको कहा था उससे टीपो, तो बिल्कुल वही रखूंगा मैं, बासी गीत आंटी सब टीपो ऐट। तो ये आपको कोड बहुत हेल्प करेगा मेटलॉइड के बारे में कि कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं। तो देयर आर 7 और 8 मेटलॉइड्स, all are present in p block elements and their code is बासी गीत आंटी सब टीपो, बासी गीत आंटी सब टीपो एट, जहां से टीपना है। तो ये था आपका एनसीईआरटी बुक, ये थोड़ा हायर था एस्टेटीन का। तो ये पूरे के पूरे बेटा सर्किल हो गए जो आपको जानना है। इसमें एक बात और ये जान लीजिए कि सारे मेटलॉइड में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो सिलिकॉन, मोस्ट अबंडेंट मेटलॉइड, मोस्ट अबंडेंट मेटलॉइड्स। इस सर्किल के ऊपर जो ग्रुप में एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, दीज एलिमेंट्स आर नॉन मेटल, दीज एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स, दीज एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे इनको मैं कहूंगा नॉन मेटल, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। पी ब्लॉक में 16 है, एक वहां एस ब्लॉक में है, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 17 एलिमेंट्स, 17 एलिमेंट्स, जो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? गैस के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में। तो जरा देख लेते हैं, लिक्विड में कौन? सिर्फ एक, क्या नाम उसका? ब्रोमीन। सॉलिड में 5, पहला सॉलिड कार्बन, दूसरा सॉलिड इसी के ठीक फास्फोरस, फिर सल्फर, सेलेनियम और आयोडीन। आयोडीन इज सॉलिड, आयोडीन इज सॉलिड, ब्रोमीन इज लिक्विड, फ्लोरीन इज गैस, क्लोरीन इज गैस। अब आते हैं गैस में, तो हाइड्रोजन एस ब्लॉक का, उसके बाद आ जाओगे इधर तो नाइट्रोजन गैस मिलेगा, फिर आओगे तो ऑक्सीजन गैस मिलेगा, फिर आओगे तो फ्लोरीन मिलेगा और क्लोरीन मिलेगा। फिर उसके बाद इनॉर्ड गैसेस हैं बेटा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेडॉन, रेडॉन।
तो इस तरह से आपने देखा कि 17 नॉन मेटल हैं, जिसमें से 16 नॉन मेटल तो आपको पी ब्लॉक में है और एक नॉन मेटल आपको कहां दिख रहा है, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन दिख रहा है। क्लियर। तो लास्ट पॉइंट में बता दूं कि नॉन मेटल में सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल है, मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल। सबसे ज्यादा अगर कोई नॉन मेटल पाया जाता है तो वो आपका है मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इज ऑक्सीजन, जबकि एल्यूमिनियम को कहते हैं मोस्ट अबंडेंट मेटल। मोस्ट अबंडेंट मेटल, मोस्ट अबंडेंट मेटल इज एल्यूमिनियम। तो आप देखिए ये जो मैंने सर्किल किया था, ये जो मैंने सर्किल किया था बासी गीत वाला, तो मेटेलॉइड के ऊपर नॉन मेटल है, मेटेलॉइड के नीचे मेटल्स हैं। तो ये सब एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टीन, लेड, बिस्मथ, ये सब मेटल्स हैं बेटा, दीज आर मेटल्स। तो ये अगर आप देखें अच्छे से तो ये एक बाउंड्री था जो मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश करता है। तो सर्किल वाले से ऊपर वाले नॉन मेटल और सर्किल के नीचे वाले जो होंगे वो सब मेटल। सबसे मोस्ट अबंडेंट मेटल एल्युमिनियम है और सबसे मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल ऑक्सीजन और मेटलॉइड सिलिकॉन है। तो कुल मिलाकर ये समझिए कि पी ब्लॉक में ही तीनों के तीनों मोस्ट अबंडेंट वाली चीजें अवेलेबल हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका एक तरह से पीरियोडिक टेबल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। बस मैं जाते जाते आपको 3 ग्रुप का स्पेशल नाम पढ़ाऊंगा। शुरू के 2 ग्रुप में तो एक्सेप्शन था। फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। 15th ग्रुप का नाम, नाना पापा आंटी सब ग्रुप का नाम है निक्टोजेन, निक्टोजेन, जहां पी साइलेंट है। 16th ग्रुप का नाम है कैल्कोजेन और 17 ग्रुप का नाम है हेलोजन। 18 ग्रुप के नाम है, 18 ग्रुप एलिमेंट का नाम है एरोजन या नोबेल गैसेस, नोबेल गैसेस या इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस। मैंने अभी बताया आपको कि इसकी जो वैलेंसी होगी दैट इज +1 +2 +3 +-4 -3 -2 -1 और 0। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल का पहला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपका खत्म हुआ, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ा है, जिसमें 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। मोसले ने दिया था 1913 में, और कुछ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने देने की कोशिश की। तो ये सारे पॉइंट आप जहन में रखेंगे। इसके आगे हम प्रॉपर्टी और ट्रेंड को डील करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।